चलो भैया, फिर से हम आ चुके हैं कंप्यूटर की अपनी सीरीज को लेके। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर स्पेशल की ये सीरीज है इस समय जो चलती है, और इसमें 1000 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें से लगभग हम 300 प्रश्न कर चुके हैं। 300 से आगे हमारी जो है बेटा गाड़ी चल रही है, और ये हमारा कौन सा है, 13वां भाग है। ठीक है ना। इससे पहले हमारे 12 पार्ट्स आ चुके हैं, 12 भाग आ चुके हैं, और बेटा आज हम बात करेंगे अपने 13वें भाग की। तो एक बार सारे बच्चे लाइव हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो लाइव आ गए हैं इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ। ठीक है ना साहब। तो चलिए, जब तक मैं अपना जो है प्रश्न निकाल लेता हूं और देख लेता हूं बेटा पहले हमने कहां तक कर लिए हैं। 320 तक हम पहले जो है बेटा कर चुके हैं। 320 से आज हमारी गाड़ी आगे स्टार्ट होगी। चलिए साहब, ओपन कर लेते हैं। तब तक आप बेटा क्या करें, फटाफट सेशन को शेयर करें। लो साहब, आ गया आपका 320। ठीक है ना। 321 और 322 इसी पेज पे थे, तो हमने पिछली क्लास में बेटा इनको भी सॉल्व कर लिया था। एक बार इन्हें दोबारा देख लेंगे, पुनः देखते हैं। वॉल्व लगे कंप्यूटर को क्या कहते हैं, आप सबको पता है। वॉल्व भैया, कैथोड रे ट्यूब, CRT। कौन सी पीढ़ी, तो ये पीढ़ी थी आपकी बेटा पहली पीढ़ी। चौथी पीढ़ी क्या थी इसमें, देखो फर्स्ट पीढ़ी ये रही। सेकंड पीढ़ी ट्रांजिस्टर। थर्ड पीढ़ी में थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC। और चौथी में थी भैया आपकी माइक्रो प्रोसेसर। तो यही 320 का उत्तर था ए। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को बेटा हम VLSI भी कह देते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है कि नहीं। देखो, ये थी आपकी बेटा थर्ड पीढ़ी, और ये है आपकी फोर्थ पीढ़ी। तो थर्ड पीढ़ी में बेटा उसमें भी चिप इस्तेमाल होती थी, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है ना। और इसके बाद जो चौथी है, ये भी बेटा क्या है, एक IC है, एक चिप ही है, लेकिन ये क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें हो रखा है। इसका मतलब इस IC का ही अपडेट वाला वर्जन है हमारा जो चौथा वर्जन है, जिसे हम VLSI बोल देते हैं, या हम जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। IC का ही अपडेटेड वर्जन है बेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इसमें भी इंटीग्रेशन होता था, इसमें भी इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ छोटे लेवल पे था, यहाँ बेटा वेरी लार्ज स्केल पर है। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म भी यही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई, नहीं आई। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 322 ये भी हम पहले कर चुके हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कंप्यूटर भैया हमें क्या देगा, डाटा इनपुट आउटपुट, मेमोरी क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा 323, फ्रेश क्वेश्चन एकदम। बताइए भैया क्या होगा इसका उत्तर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या लेगा भैया इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्या वो वाक्य और पैराग्राफ बन जाएगा, नहीं। अल्फा न्यूमेरिक, इससे अल्फाबेट हो गया, इससे आपके न्यूमेरिकल्स हो गए या नंबर्स हो गए। तो सीधा सीधा देख लेंगे भैया कहाँ है, तो ये रहा आपका अल्फाबेट, ये रहे, और नंबर ये रहे। तो 323 का बेटा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज राइट। आसान है, कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या, कोई बाहरी व्यवधान, कुछ भी हो, क्लास में हो, जीवन में हो, खुल के शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हर समस्या का इलाज किया जाएगा, हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं 324, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। अच्छा साहब, कौन सा कंपोनेंट के रूप में होता है, देखिए आप ऑप्शंस को पढ़िए, पढ़ेंगे आपको उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को भी पढ़ना है। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, कुछ मजा सा नहीं आया, लेकिन जैसे ही बेटा ये आया अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, इसके बाद हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। कह रहा है कि CPU में एक कंपोनेंट के रूप में, बिल्कुल साफ मिल गया, यही तो करता है काम, है कि नहीं। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और ALU ये बेटा किसके पार्ट हैं, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही तो कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं ये। तो उत्तर हमें मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं 325। अच्छा, एक खाली जगह बेटा इधर है, एक इधर है, इन दोनों जगहों को भरना है। कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि खाली जगह से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है।
तो भैया कच्चा ये जो रो फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे बोलते हैं रॉ फैक्ट्स, कच्चा आइटम, तो उसे हम कह देते हैं भैया क्या, डाटा। तो डाटा क्या है, डाटा एक तरह से बेटा आपका रॉ फैक्ट्स है, ठीक है ना। लेकिन जब वो डाटा आपकी क्या बन जाएगा, सूचना बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा, तो बेटा एक वो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल क्या बन जाता है, डाटा बन जाता है। पहले होता है रॉ फैक्ट्स वाला डाटा, जो कि आपका कच्चा माल होता है एक तरह से, रॉ फैक्ट्स, वो कहलाता है आपका डाटा। लेकिन जब वही रॉ फैक्ट्स बेटा आपका मीनिंगफुल फैक्ट्स वाला डाटा बन जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा सूचना। तो देखो यहाँ पर दोनों खाली जगह में से बेटा एक में आ गया डाटा और दूसरी में आ गया आपका सूचना, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 325 का जो उत्तर होगा बेटा क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट, डाटा एंड सूचना। बताओ कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, हर समस्या का समाधान आपकी आस सीआरएम क्लास। 327 शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाला प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे भैया हम क्या कहेंगे, डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साहब। कह रहा है कि शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना, उन पे काम करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाला प्रारूप में समझ सकें, तो भैया वो तो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ये शब्द हो गई, आवाज हो गई, इमेजेस हो गई, इन सबको भैया अनुदित करना जिसे लोग क्या कर सकें बेटा, सिस्टम यूनिट पे प्रोसेस कर सकें, वो होता है आपका इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। जो कि डाटा क्या करता है, डाटा को भेजता है प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास, और वापस जब भैया डाटा प्रोसेस होके आ जाता है, और जो हमें डाटा बाहर मिलता है फिर प्रोसेस होने के बाद, आउटपुट जो मिलता है वो मिलता है हमें किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। चलिए अगला प्रश्न उठा लेते हैं। 328 ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है, सिंपल है भैया, क्या कहते हैं उसे हम, कर्सर कहते हैं, है कि नहीं। बार बार ब्लिंक करता है टेक्स्ट पॉइंट में, जब आपने देखा होगा ब्लिंकिंग पॉइंट टेक्स्ट में, जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो बार बार बेटा एक ब्लिंक सी होती रहती है वहां पर, है कि नहीं, तो वो आपका क्या है, कर्सर है। बात समझ में आई। 329 हल्का सा ऊपर ले लेते हैं जिससे कि हमें देखने में कोई समस्या ना हो। अरे इसमें तो बहुत है भैया, बहुत ऊपर लेना पड़ेगा, चलो ले लेते हैं, ठीक है ना। 329 जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें वो कहाँ रखता है। हाँ जी साहब, कई बार हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रोसेसर जब भी किसी डाटा या प्रोग्राम पे काम करता है तो भैया वो उसे क्या कर लेता है, रैम में रख लेता है कि नहीं, इजीली एक्सेस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो भैया कहाँ है, रैम तो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी नहीं, वो होती है बेटा आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। बात समझ में आ गई। ना ही वो डिस्क की मेमोरी होती है, ना ही किसी प्रोग्राम की मेमोरी होती है। जब भी प्रोसेसर किसी प्रोग्राम या डाटा को यूज करता है तो वो उसे कहाँ रख लेता है, मेन मेमोरी में रख लेता है, ठीक है ना, जिससे कि वो इजीली उसे एक्सेस कर सके, उस पर काम कर सके। तो उत्तर हो गया भैया आपका 329 का ए, ऑप्शन ए इज राइट। बताइए सब ठीक ठाक, चंगा, एकदम फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 330 पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, अरे भैया पहले भी बताया है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस के ए। बताइए साहब है कि नहीं। अब कंट्रोल प्लस के ए तो बेटा पता लग गया, लेकिन ऑल्ट प्लस के F5 बताइए, ऑल्ट प्लस के F5 का इस्तेमाल क्या है, ALT मतलब ऑल्ट और उसके बाद प्लस F5। बेटा बताइए इसका यूज क्या है। क्या है, ओपन करने के लिए, प्रेजेंटर व्यू, ठीक है ना। क्या करने के लिए बेटा, जो भी हमारा प्रेजेंटर व्यू है MS पावर पॉइंट वगैरह में, उसे ओपन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी शिफ्ट प्लस के ए आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस के ए नहीं बेटा, कुछ और ट्राई कीजिए, दूसरा बताइए, नहीं है। 331 जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए।
पढ़िए साहब, 4 के 4 ऑप्शन, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड माउस, प्रोग्राम वर्क, ए बी सी डी ई, इनमें से बताइए बेटा क्या होगा उत्तर। क्या होगा बेटा? ए मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड माउस, बिल्कुल ठीक, हार्डवेयर इक्विपमेंट। क्योंकि देखो प्रोग्राम आ गए, वर्क आ गया, यहां गड़बड़ हो गया बेटा, है कि नहीं। इसके बाद जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, बिल्कुल देखो मॉडेम आ गया, मॉडेम से थोड़ी बना होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन, नेटवर्क, इनसे थोड़ी बना होता है। भैया हमारा जो कंप्यूटर बनता है उसमें हमें चाहिए एक मॉनिटर जिससे हमें आउटपुट मिल सके, बाकी कीबोर्ड माउस जो हमें क्या कर सके बेटा, इनपुट दे सके कंप्यूटर को, बाकी सीपीयू जो कि डाटा को प्रोसेस कर सके। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी? बताओ बेटा कोई दिक्कत? शिफ्ट प्लस के ए, वेरी गुड। जो भी हमारा टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उसको भैया कैपिटलाइज करने के लिए, उसे कैपिटल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस के ए। बात समझ में आई? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 322, ईमेल भेजना किसके समान है? पैकेज भेजना बिल्कुल नहीं। अरे भैया मेल भेजते थे पहले, इसका मतलब क्या है? पत्र लिखना, ठीक है ना। पत्र लिखने के समान है, ना कि चित्र बनाने, ना कि फोन पर बात करने, और ना ही आपका पैकेज भेजना। तो 322 का जो उत्तर है वो हो जाएगा भैया ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न 333, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अच्छा प्रश्न है, पहले भी कई बार आया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या नाम है उसका? ENIAC, 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 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और भैया इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था दो महान विद्वान जन ने। पहले का नाम था जॉन मॉचले, जॉन MOCHLY मॉचले। इसके बाद एक था ECKERT, इकर्ट, ठीक है ना। तो जॉन मॉचले और इकर्ट, इन दोनों की मेहरबानी थी कि इन्होंने भैया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना दिया ENIAC, जो कि कहाँ बना था? USA, अमेरिका में बना था। ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो वो किया भैया जॉन मॉचले और इकर्ट ने। उसका नाम क्या है? ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है वो भी हमने आपको बताई। उसके बाद इसका आविष्कार किस देश में हुआ? तो वो है भैया आपका क्या? अमेरिका, ठीक है ना। तो 333 का जो उत्तर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? 333 का उत्तर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन, जॉन मॉचले और इकर्ट, ठीक है ना। कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर, ये सब बेकार की बातें हैं। काम की बातें तो भैया एक ही है, वो है आपकी मॉचले एंड इकर्ट। बताओ कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए साहब, बिल गेट्स क्या है? कंप्यूटर के आविष्कार कारक, लैपटॉप के आविष्कारक, क्रिकेट का एम्पायर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, कौन है भैया बिल गेट्स? हमको तो क्रिकेट के एम्पायर लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है भैया बताइए? बिल गेट्स कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भैया कहीं एग्जाम में फंस ना जाए। कुछ तो क्रिकेट के एम्पायर ही बता रहे हैं। 334 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कारक, ठीक है ना। MS विंडोज, विंडोज भैया नहीं कंपनी तो बनाती है बिल गेट्स, है ना। दानी व्यक्ति हैं, अच्छा खासा दान करते हैं। इंडिया आते हैं तो बहुत लोग पीछे लग भी जाते हैं। हाँ हमने सुना है कि भैया CM VM भी लग जाते हैं इनके पीछे। एक बार तो शायद उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश जो CM थे, तो वो भी एक बार जो है लग गए थे। उनको पता था भैया ताजमहल देखने आ रहे हैं बिल गेट्स, तो क्यों ना इनसे कुछ चंदा मांग लिया जाए गरीब लोगों का भला करने के लिए। चलो साहब आगे देखते हैं 335, सैटेलाइट लिंक किस
फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? हाँ भैया ये तो आपको याद रखने वाली चीज है, वो करता है 4 से 12 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना, सैटेलाइट लिंक। बताओ तकलीफ तो नहीं कोई? आगे बढ़ते हैं 336। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? खुले अंतरिक्ष में भैया किसका प्रयोग होगा? विद्युत चुंबकीय प्रसारण नहीं साहब, ध्वनि प्रसारण बिल्कुल नहीं, चुंबकीय प्रसारण ये तो हो ही नहीं सकता। खुले अंतरिक्ष में तो भैया आकाशीय प्रसारण से होता है, स्काई ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना भैया, आकाशीय प्रसारण। बताइए कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी, ऐसा भी संकट? अगर कुछ है तो दिखा करके आए बेटा, इलाज करवाएं, ठीक है ना, और आराम से तसल्ली से फिर क्लास लें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 337। बताओ बेटा 337, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 2D तथा 2D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? गामा प्रोसेसर, बीटा को प्रोसेसर, न्यूमेरिक को प्रोसेसर, अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेसर। बताओ साहब, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 2D तथा 2D ग्राफिक्स बनाने में। सबसे पहले बेटा प्रोसेसर और को प्रोसेसर, इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोसेसर एंड को प्रोसेसर क्या होते हैं भैया? ये देखो प्रोसेसर आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा सीपीयू क्या है बेटा? मेन प्रोसेसर है। सीपीयू क्या है? ये मेन प्रोसेसर है ना। उसमें फिर होते हैं को प्रोसेसर, जो कि एज अ सप्लीमेंट, ठीक है ना, एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं किसके? प्रोसेसर के लिए, मेन प्रोसेसर के लिए, ठीक है ना। तो मेन प्रोसेसर को जो सप्लीमेंट देते हैं वो होते हैं हमारे को प्रोसेसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही भैया एक को प्रोसेसर है जो ये पूछ रहा है, वो कौन सा है? वो है बीटा को प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन 2D और ये 2D ग्राफिक्स बनाने में हमारा जो मेन प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसकी मदद करता है, ठीक है ना। तो उत्तर हो गया भैया 337 का बी, बीटा को प्रोसेसर। बताओ कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं 338, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। देखो सब आ गया ना, आधुनिक कंप्यूटर। अब देखो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये तो है भैया आपका चौथी पीढ़ी का। वैक्यूम ट्यूब, वॉल्व, ये है भैया आपकी फर्स्ट पीढ़ी के, है कि नहीं? ये है बेटा फर्स्ट पीढ़ी के। सेकंड पीढ़ी का था आपका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये था आपका सेकंड पीढ़ी का। और थर्ड पीढ़ी का था भैया आईसी, और इसी का अपडेट वर्जन था VLSI, ठीक है ना, चौथा। अब ये आधुनिक का मतलब चौथी पीढ़ी से है या पांचवी? पांचवी में तो भैया AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर यहाँ आधुनिक कंप्यूटर से मतलब है आपका चौथी पीढ़ी, तो VLSI, और हो सकता है चौथी पीढ़ी से ही हो, क्योंकि ये जो प्रश्न बना है ना, ये पुराने प्रश्न हैं। तो ये जो पुराने प्रश्न हैं तो भैया उस समय ये पूछा गया होगा तो चौथी पीढ़ी ही चल रही होगी, लेकिन आजकल हमारी पांचवी पीढ़ी आ गई है AI, तो इसका उत्तर हम जो है ये भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर हम लगाएंगे भैया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि पांचवी पीढ़ी। तो ऐसा प्रश्न तो खैर नहीं आएगा आजकल। अब क्या पूछेगा वो? आपको देगा पांचवी पीढ़ी, बताइए पांचवी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे AI, ठीक है ना। चौथी पूछेगा तो VLSI, तीसरी IC, दूसरी ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वाल या वैक्यूम ट्यूब, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं बेटा, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न आपकी नजरों के सामने। माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन अ चिप, कंप्यूटर ऑन अ चिप। दो ऑप्शन एक साथ दे दिए हैं और सेम दे दिए हैं, समान दे दिए हैं। इसके बाद बेटा डी उपयुक्त सभी। बताइए 339, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ चिप, चिप पर चलने वाला कंप्यूटर। तो बी या सी में से कोई भी उत्तर लगा देंगे, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसने जो इसने बनाए हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ और हो, क्योंकि बी और सी दोनों समान नहीं हो सकते। इसके बाद आगे देखेंगे
340 आज का लास्ट प्रश्न। और ये कई बार हमारा जो पिछली सीरीज थी ना, सीरीज के बेटा जो पिछली क्लासेस थी, पिछले जो पार्ट थे इससे पहले के, उनमें कई बार पूछा गया है कि जो आईसी है भैया ये किसकी बनी होती है कि नहीं? ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन, जो कि आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो आईसी हमारी चिप बेटा सेमीकंडक्टर की बनी होती है और उसका नाम है आपका सिलिकॉन। बताइए यहां तक कोई तकलीफ? 340 तक बताइए कोई तकलीफ? तो भैया 320 से लेकर 340 तक हमारे जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान, हर समस्या का इलाज सीआराम क्लास। बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट कमेंट करके। सब ठीक है ना? बहुत सुंदर, ठीक है बेटा। चलते हैं फिर अगली क्लास में मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और भैया अगर आप पुराने हैं तो बेटा आप लाइक वाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो थोड़ा अंगूठा दिखाया कीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे, ठीक है ना? तो क्लास को क्या करेंगे बेटा, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ना भी पूछा जाए फिर भी भैया बेसिक नॉलेज है इसमें कंप्यूटर की, वो भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, 1000 प्रश्नों का संग्रह है, और भैया एमसीक्यू टाइप है। इस तरीके से पढ़ने में थोड़ा आसानी ये रहती है कि हमें चीज़ें थोड़ा जल्दी याद हो जाती हैं, बजाय अगर मैं थियोरेटिकल तरीके से आपको पढ़ाऊं, चीज़ें समझाऊं, तो वो एक बोरिंग क्लास टाइप बन जाती है। इसमें क्या है, आपको पता है एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसके उत्तर आप जब स्वयं देने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें अच्छे से जो है हमें पता लगती हैं। अगर गलत भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको सही उत्तर पता लगेगा, उसके 3-4 ऑप्शन जो हैं उनकी भी थोड़ी बहुत व्याख्या सुनने को मिलेगी, तो आप जो है चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। अगर अब याद नहीं रहेगा तो फ्यूचर में जब आप एग्जाम देंगे वहाँ जरूर आपको याद आ जाएगा कि भैया एक बार हम जो है मनीष सर की क्लास ले रहे थे और फलाना ये वाला क्वेश्चन आया था जो आज एग्जाम में पूछा गया है, और जब ये क्वेश्चन आया था तो हमने इसका उत्तर कुछ और बताया था, लेकिन सर ने हमें ये वाला बताया था। तो ऐसे करके आपको चीज़ें याद भी आ जाएंगी एग्जाम में। तो बशर्ते क्या करेंगे, क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे आगे। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फिर मैं अब आपसे विदा लेता हूँ बेटा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक कार्य है। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा फिर अगली क्लास में इसी उसामंग के साथ। हम जो आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, इसी सिद्धांत पर काम करते रहेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।